हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम लोग देखने वाले हैं पीपीएस के यूनिट 1 का वन शॉट। इस वन शॉट में मैं आप लोगों को यूनिट 1 के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूंगा और यहाँ पर आप लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। हम लोग देखते हैं कि इस यूनिट के वन शॉट में हम लोगों का सिलेबस जो रहने वाला है वो क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको एक एक करके देखेंगे, जैसे हमारा मेमोरी हो गया और फिर उसके बाद सीपीयू हो गया, और मतलब किस तरीके से वर्किंग होती है कंप्यूटर की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के बाद मालूम चलेगा कि क्या होता है। उसके बाद आइडिया ऑफ एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स। अब देखिए, जो बंदा कभी कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं किया है उसके लिए सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। आप लोग बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, आप लोगों का बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो असली प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस लेक्चर के बाद स्टार्ट होगी, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे यूनिट 2 का वन शॉट। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, यूजर से क्या लेता है, डेटा को एज अ इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है, उस पर कई सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है और हम लोगों को एक आउटपुट देता है। ठीक है, ये हमारा एक मशीन है, जिस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। जैसे कि नॉर्मली हम लोग अगर अपने कंप्यूटर का वर्क देखें, मान लीजिए हम लोगों को कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपनी पीडीएफ देते हैं एज अ इनपुट और वो हम लोगों को प्रिंट करके दे देता है, क्या, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होगा, एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, इनपुट हम लोग कहाँ से दे रहे हैं, मान लीजिए पीडीएफ को बनाया गया होगा तो कीबोर्ड के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, आप लोग आईओ डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें मिलकर एक कंप्यूटर का सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जो हमारा डेटा है वो हमारा इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, उसमें कैलकुलेशंस होंगी, ऑपरेशंस होंगी और हम लोगों को एक जेन्युइन आउटपुट जनरेट होकर मिलेगा अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी। और जैसे कि हम लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई भी डेटा दे रहे हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो वहाँ पर हम लोगों का मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है और फाइनल रिजल्ट भी हमारा जाके मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर्स के दो मेन पार्ट्स की। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है वो फाइनली दो पार्ट्स में जाके डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है हार्डवेयर, सेकंड पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हार्डवेयर है, अब देखिए हार्डवेयर आप लोगों ने नाम सुना होगा। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का फिजिकल जो अपीयरेंस हम लोगों को दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्डवेयर। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सच एज सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, हम लोग किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सीपीयू अलग से लाते हैं, मॉनिटर अलग से लाते हैं, कीबोर्ड अलग से लाते हैं। तो ये क्या होगा, पूरा हार्डवेयर हो गया। ठीक है, और सीपीयू के अंदर भी जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे मदरबोर्ड रहेगा, कई सारी चीज़ें रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें क्या है, हार्डवेयर है। अब इसके बाद जो सॉफ्टवेयर होता है उसका काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम क्या है, जो हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, अब हार्डवेयर और जो हमारा पूरा सिस्टम है उसमें सारी जो वर्किंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, जैसे इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से फॉलो होंगे, ऑपरेशंस कैसे होंगी, वो सारा काम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, सपोज दैट टी रहा। अब यहाँ पर हमारे पास दो यूज़र्स हैं, यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं ये यूज़र 1 है और ये यूज़र 2 है। सॉफ्टवेयर का काम मान लीजिए क्या रहेगा। अब सॉफ्टवेयर में भी हम लोग, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, विंडो है, लिनक्स, ये सारी चीज़ें, तो वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। और जो नॉर्मली हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए वीएलसी हो गया हमारे पास, या हम लोग पावर पॉइंट, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। और सारे सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग होती है वो अलग अलग होती है, सबका अपना अपना काम होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एप्लीकेशन है, अब उसमें पहले यूज़र 1 आया, उसने कोई काम किया, यूज़र 2 आया, उसने कोई काम किया। तो क्या हो रहा है, वो उस सॉफ्टवेयर में पहले से बता दिया गया है कि मतलब कोई बंदा आ रहा है वो अपना काम करके जाएगा, सेकंड बंदा आ रहा है वो अपना काम, उसमें डेटा स्टोर कैसे होगा, कौन बंदा कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने मान लीजिए वीएलसी खोला, अब मुझे कोई दूसरी मूवी देखनी है तो मैं उसको जाऊँगा, मूवी भी क्लिक करूँगा, वो मूवी खुलेगी। अब मान लीजिए कोई सेकंड पर्सन आता है, तो वो सब क्या है, उसके पीछे क्या रहती है, पूरी प्रोग्रामिंग रहती है, जिसकी जर्नी हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना प्रोग्राम रहता है। ठीक है, और उस प्रोग्राम को करके हम लोग उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज। तो सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर इनकम्पासेस दी प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल दी हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो मैंने बताया कि हार्डवेयर का जो काम है, मतलब हार्डवेयर वर्किंग कैसे करेगा, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। इसमें हम लोग देखें ये क्या है, हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं और ये किसके हैं, हार्डवेयर के। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, सारे हमारे
सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये सारे क्या रहेंगे हमारे पास, हार्डवेयर्स हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, मेमोरी हो गई, ये सारी चीज़ें, सीपीयू, स्पीकर, ये सारी चीज़ें क्या है, हार्डवेयर में आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर में आप लोग क्या देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट हो गया, वीएलसी हो गया, क्रोम हो गया, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। इन सबको हम लोग प्रोग्रामिंग करके बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रहेगा, व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर। तो हम लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा। अब कंप्यूटर का क्या है, बहुत पहले ये कंप्यूटर्स काफ़ी पहले बन गए थे। पहले काफ़ी बल्कि कंप्यूटर होते थे, काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, फिर धीरे धीरे हमारे पास सीपीयू आया, फिर उसको और हमारे पास कर दिया गया छोटा, तो हमारे पास एक लैपटॉप, उसी के अंदर सारी चीज़ें होती थी। इसी तरीके से हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, आप लोगों को बता दूं बाइनरी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ 0 और 1 से डील करती है, ठीक है, 0 और 1 में डील करती है। इसमें 0 और 1 ये भी इनपुट आउटपुट ये जो रहता है वो सब यही रहता है, 0 और 1 में। तो यही लिखा हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द डेटा यूजिंग डिस्क्रीट वैल्यूज रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी डिजिट्स, जीरोस एंड वंस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम। तो जैसे कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसको जो हम लोग अपना प्रोग्राम दे रहे हैं या कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, उसके साथ उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, ठीक है। उसको क्या समझ आता है, 0 और 1 समझ आता है, ठीक है। तो हम लोग जो फाइनली एक रिजल्ट देंगे वहाँ पर कंप्यूटर को, जिसपे वो वर्क करेगा, जिसपे ऑपरेशंस करेगा, वो क्या रहता है, बाइनरी फॉर्म में रहता है, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। सो इसके बाद हमारे पास आएगा, हमने कंप्यूटर देख लिया, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर देख लिया, डिजिटल कंप्यूटर देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, कैसे उसके हार्डवेयर वगैरह अरेंज रहते हैं, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास पॉइंट रहेगा, डेटा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है उससे समझाता हूँ। देखिए कोई भी जो सिस्टम होगा हमारा, सिस्टम से आप लोगों को समझना है एक जो कंप्यूटर का सिस्टम रहेगा वो किस तरीके से हमारा चलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर डेटा है, ठीक है। अब डेटा क्या हो सकता है, हम लोग किसी भी रूप से अपना, किसी भी तरह से हम अपना डेटा दे रहे हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए अभी यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो मेरा डेटा क्या है, मेरी वॉइस है। वो वॉइस किसके थ्रू जा रही है, यहाँ पे माइक के थ्रू जा रही है, डेटा प्रोसेस हो रहा है, वो आपके पास भी पहुँच रही है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है जो हम लोग एज अ इनपुट देंगे। तो डेटा जो रहेगा हमारा, वो कहाँ पे जाएगा, हमारा इनपुट यूनिट में जाएगा पहले। अब जैसे मेरे लिए इनपुट यूनिट क्या है, मेरी पहले तो माइक है, माइक के थ्रू जा रहा है ये हमारे सिस्टम में, तो इनपुट यूनिट रहेगी। अब जो इनपुट यूनिट है, वहाँ से हमारा डेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला यहाँ पर आएगा स्टोरेज। देखिए फाइनल जो इसका डायग्राम है वो वहाँ पर बना हुआ है। अब स्टोरेज के पास, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया, अब उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना प्रोसेस करने के लिए, तो स्टोरेज भी चाहिए होगी। अब उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है, तो वहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा बैठा होना चाहिए जो वहाँ पर बता सके कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, कौन कौन से ऑपरेशंस लगाने। तो वहाँ पर वर्किंग आती है किसकी, सीपीयू की। तो सीपीयू बताता है। अब मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि सीपीयू के अंदर का क्या सीन रहता है पूरा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आता है, सीपीयू आता है। ये हमारे पास स्टोरेज एक यूनिट रहती है, और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है सीपीयू, ठीक है। और इन दोनों से डेटा प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को फाइनली क्या मिलता है, यहाँ पर एक अपना आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये था बेसिक डायग्राम। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें डेटा की, तो डेटा refers to a raw facts, figures or information often in the form of number, text, multimedia that can be processed and interpreted by a computer। तो डेटा क्या है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो गई या वॉइस हो गई या मतलब कोई भी ऐसा इंफॉर्मेटिव डेटा, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, जो यूजफुल है उसको हम लोग डेटा बोलेंगे, ठीक है, या जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं उसको क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। यही इसमें लिखा हुआ है, रॉ फिगर्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो किसी न किसी फॉर्म में होगी। मैं आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, तो किस फॉर्म में जा रही है, वॉइस के फॉर्म में जा रही है, साउंड के फॉर्म में जा रही है। इसी तरह मान लीजिए मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो वो किसके फॉर्म में जा रही है, टेक्स्ट के फॉर्म में जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें ऐसा डेटा ट्रीट की जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, The user provide the set of instruction और information to the computer system with the help of input devices। जैसे कि आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, इनपुट डिवाइस क्या है, मेरा पेन टैप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जो माइक मेरा यूज़ हो रहा है वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को अपने सिस्टम में भेज सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। The data representation to the computer system in the form of binary language after that processor process the converted data। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने अपने डेटा को प्रोसेस की, मतलब मैंने अपने डेटा को दे दिया, ठीक है, यहाँ से इनपुट दे दिया। तो अब वहाँ पे जो हमारा डेटा है, फाइनली जो वर्क मैंने बताया सीपीयू करता है, वो हमारे डेटा को कन्वर्ट किस में करेगा, पूरा बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके तब जाके सिस्टम हमारा समझेगा
ठीक है, अब इसके बाद इनपुट, हमने डेटा समझ लिया, इनपुट दे दिया, अब इनपुट हमारा जाके कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा, तो वहाँ पर हम लोगों को जरूरत होती है कि स्टोरेज यूनिट की, जिसको हम लोग मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गाइडलाइंस आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स ये है इसका कि जो कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया हम लोगों को घर बनाना है अगर, तो उसके लिए हम लोगों को पहले ज़मीन चाहिए होती है, उसके बाद हम लोग उस पर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग रहते हैं, तब जाके हम लोग रह पाते हैं। तो इसका भी मतलब वही है कि अगर हम लोगों को कोई चीज़ रखनी है, अपना इंस्ट्रक्शन, अपना डेटा, तो उसके लिए हम लोगों को पहले स्पेस चाहिए होगी। तो उसी स्पेस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोरेज बोलेंगे। द स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड द स्पेस टू द स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस डेटा और इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस डेटा। इसका मतलब यही है कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको स्टोर करेगा, और जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट है और फाइनल रिजल्ट है और प्रोसेस डेटा है उसको भी स्टोर करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, द इंफॉर्मेशन और डेटा इज सेव्ड और होल्ड इन कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। ये चीज़ भी, ये देखिए बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टोरेज का मतलब ही यही है कि हर तरह का डेटा हमारा जो है उसको हम लोगों को यूज़ करना है, इसलिए हम लोगों को स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लोग उसको स्टोर कर सकें और उस पर ऑपरेशंस कर सकें। द डेटा स्टोरेज द कोर फंक्शन एंड द फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर जो स्टोरेज यूनिट होती है वहाँ पर भी दो टाइप के स्टोरेज होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज होता है और एक हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है। अब प्राइमरी स्टोरेज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये पूरा मेमोरी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर से। इसको बोलते हैं मेन मेमोरी और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, रैम रोम आ जाती है प्राइमरी में, सेकेंडरी में हमारे पास पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसडीडी, एसएसडी, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती है, सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज में। सो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है सीपीयू। अब देखिए कई लोग क्या है सीपीयू डायरेक्ट पढ़ा देंगे, सीपीयू क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सीपीयू का जो अंदर का सिस्टम है पूरा, के अंदर वर्किंग कैसे चल रही है, सारी चीज़ें हैं, उसका डायग्राम भी यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी 2 नंबर में सीपीयू के बारे में भी पूछ जाता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर भी 2 पार्ट्स रहते हैं, एक रहता है एएलयू और एक रहता है सीयू। अब यहाँ पर एएलयू और सीयू में डिफरेंसेस देखेंगे, दोनों की वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तुम लोगों को बचपन से पता होगा, ये चीज़ कंप्यूटर का पढ़ा होगा आप लोगों ने सब्जेक्ट, कि जो सीपीयू होता है उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होने वाली हैं या जो भी चीज़ प्रोसेस, ऑपरेशन, कैलकुलेशंस, वो सारी कौन बताता है कि कौन चीज़ कैसे होगी, इनपुट आउटपुट कैसे कनेक्टेड होंगे, वो सारी चीज़ बताता है हमारे पास सीपीयू ही बताता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द कंप्यूटर सिस्टम इज नथिंग विदाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन और हेड ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द सीपीयू कंटेन्स 2 पार्ट्स, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब जहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगी। ठीक है, वो कौन हैंडल करेगा, एएलयू हैंडल करेगा। और जो पूरे सारे सिस्टम्स के बीच में, जैसे कि हमारा इनपुट यूनिट था, स्टोरेज यूनिट था, आउटपुट, तो इन सारे बीच में कंट्रोल फ्लो, कि किसको कंट्रोल देना है, किसको नहीं देना है, कौन पहले वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सब कुछ क्या है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो बनाता है, कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाए, वो सारा काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। मतलब कंट्रोल रखना सारे ही इक्विपमेंट्स पे, सारे ही जो पार्ट्स होते हैं सब पे, वो सारा काम किसका रहेगा हमारे पास, कंट्रोल यूनिट का। अब डेफिनेशन देखते हैं कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज और ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, जो मैं आप लोगों को बता दिया है। इट रिसीव्स, देखिए जो ये पूरा यूनिट है, इस यूनिट में आप लोगों को इस थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा समझना जरूरी है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी तो जो अगला यूनिट रहेगा हमारा, वहाँ पर कंप्लीटली जो है हमारा वो कोडिंग रहने वाली है। तो बेसिक्स अगर आप अच्छे से सुन लेंगे, देखिए पहले यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए सुनने पर, उसके बाद आप लोग पीडीएफ से अपने सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से पढ़ लेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो मैंने बताया, जैसे कि जितनी भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि जब कोई भी कैलकुलेशन होता है, कोई भी डेटा का ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पे जो मेनली हमारे हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं, वो यही होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म की जाती है। ठीक है, दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एक्सेट्रा एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि इनपुट यूनिट आया, ये रहा हमारा इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या करेगा हमारे पास, यहाँ से जाएगा सीपीयू में। अब सीपीयू में क्या था हमारे पास, मेमोरी यूनिट, तो कनेक्ट रहती है सीपीयू से। उसके बाद क्या है,
सीपीयू में हमारे पास दो पार्ट थे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हमारे पास आउटपुट यूनिट मिलता है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो मेन हमारे पास एक स्टेप रहने वाला है, उसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, ये याद रखना है। एक स्टोरेज, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक सीयू यूनिट। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे जो इनपुट और आउटपुट यूनिट्स हैं वो कभी आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए जो सीपीयू होता है उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। इसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट का काम क्या रहने वाला है? अब देखिए, इनपुट यूनिट का काम था डेटा को लेना। आउटपुट यूनिट का काम क्या है? जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट बना, जो भी हमारी कैलकुलेशंस हुई, ऑपरेशंस हुई, फाइनल रिजल्ट जो बन के आया, उस चीज़ को यूज़र को दिखाना, वो क्या है? आउटपुट यूनिट का काम है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग गाने सुनते हैं स्पीकर में, तो क्या है, मैं यूज़र हूँ, सपोज दैट आप भी यूज़र हो सकते हैं। आप किसी गाने को प्ले करना है अपने सिस्टम से, आप ब्लूटूथ से डिवाइस को कनेक्ट कर रखे हैं, तो आपने इनपुट क्या दिया? अपने सॉन्ग को एज अ इनपुट पास किया है। तो जो स्पीकर है वो एज अ आउटपुट क्या दे रहा है? आप लोगों को साउंड या म्यूजिक जो आप सुन रहे हैं, जो आपके कानों तक पहुंच रहा है। तो ये आउटपुट यूनिट का काम होता है। ठीक है, आउटपुट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर इन द कोडेड फॉर्म। ठीक है, उसको कोडेड फॉर्म में रिजल्ट्स मिलते हैं। इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट टू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, वहां पर ही सारे कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है, अब कोडेड फॉर्म में क्या होता है? कभी जो मैंने आपको बताया, सारी जो ऑपरेशन होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में। फाइनली डिस्प्ले द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। ठीक है, तो इस तरीके से आउटपुट यूनिट का काम था। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेजर टॉपिक है, जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है मैक्सिमम टाइम, वो खत्म हो गया है कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर ये कंप्लीट हो गया है। डेटा इसमें क्या क्या था? हमारे पास इनपुट यूनिट था, स्टोरेज यूनिट था, सीपीयू था और आउटपुट यूनिट था। इनके अंदर की भी वर्किंग बता दी है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मेमोरी। तो अभी मैंने आपको बताया स्टोरेज का मतलब क्या था, स्टोरेज यूनिट का, तो वही हमारी मेमोरी रहती है। अब यहाँ पर जो मेमोरी होती है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, और मेमोरी की डेफिनेशन अगर हम देखें, इट इज यूज टू स्टोर द डेटा। और सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा आप लोगों को हार्ड लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, सिंपल लैंग्वेज। मेमोरी का मतलब क्या है? हम लोग दिन भर सुनते रहते हैं मेरी मेमोरी भर गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मेमोरी का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, जो हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, जब उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर कर देते हैं तो वो फुल हो जाता है। अब देखिए, इसका भी आगे एक इंपॉर्टेंस आएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, जो हमारे सिस्टम्स रहते हैं या फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, अगर उसकी मेमोरी फुल हो जाती है तो उसकी जो वर्किंग होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, वो क्यों स्लो हो जाती है वो मैं आपको अभी आधे लेक्चर के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो मेमोरी में सबसे पहले क्या है? कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पर इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आगे सबकी डेफिनेशन, सबके डिफरेंसेस दिए हुए हैं। अब प्राइमरी मेमोरी हो गई और एक सेकेंडरी मेमोरी हो गई। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो मेन मेमोरी होती है, जैसे कि हमारा जो लैपटॉप होता है उसके अंदर जो मेमोरी हम लोगों को मिल रही है रैम और रोम के फॉर्म में। ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी है। और मैं अगर अपनी हार्ड डिस्क अलग से लगा रहा हूँ, तो जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हम लोग ले सकते हैं एसएसडी बोल सकते हैं, एचडीडी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? हमारी एक्सटर्नल में आ जाएंगी, और हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी में आ जाएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सिलरी मेमोरी की भी कई पार्ट्स होते हैं और प्राइमरी मेमोरी के भी कई पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहले एक होता है हमारे पास रैम और एक होती है रैम। अब रैम का फुल फॉर्म और रैम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, क्योंकि बचपन से सभी लोग पढ़ते आते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होगा हमारे पास? रीड ओनली मेमोरी। ओके, इसी तरीके से ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया, एचडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी। अब रैम में भी 2 पार्ट हो जाते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, और रोम में भी 2 पार्ट रहते हैं हमारे पास, 3-4 पार्ट रहते हैं, जैसे कि पी रोम हो गया, डबल ई रोम हो गया और ईपी रोम हो गया। अब इनके फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे ईपी रोम होता है जो हमारे पास, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो पी रोम होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। अब ये सारी मेमोरीज को हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरी थी जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, अगर प्राइमरी मेमोरी, ये रहा सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी एंड स्टोर्स द डेटा टेम्परली।
अब प्राइमरी मेमोरी में होता क्या है कि डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए जब उसको यूज करना है, जब उसको जरूरत है स्टोर कर लिया। बट जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसका काम क्या रहता है हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी एंड स्टोर द डेटा परमानेंटली। सपोज दैट आप लोग कोई पेन ड्राइव लेके आते हैं, उसमें कोई मूवी अगर आप लोग डलवा रहे हैं तो परमानेंट के लिए आपके उसमें स्टोर्ड है, जब आप उसको हटाएंगे तो डिलीट करेंगे तब हटेगी। बट प्राइमरी में ऐसा नहीं है, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी एंड स्टोर द डेटा टेम्परली स्टोर करती है। अब इसके बाद द सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी का जो डेटा होता है उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, मतलब जो सीपीयू का कनेक्शन रहता है वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास रहता है, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी के पास। सपोज दैट इसका अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, जैसे ये सीपीयू है हमारा, तो ये पहले हमारे पास प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड है, जो फ्लो है एक किससे रहेगा, प्राइमरी मेमोरी से, इसके बाद आएगा वो सेकेंडरी पर। अब प्राइमरी से पहले भी एक होती है कैश मेमोरी, वो भी टॉपिक अभी आएगा, आप लोग वहाँ पे बनाया हुआ है ये डायग्राम, ठीक है। तो सीपीयू हो गया, प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी। अब अगला पॉइंट यहाँ पर इसमें क्या है, सेकेंडरी में देखिए, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, ये वाला पॉइंट था। द सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डेटा। देखिए प्राइमरी था वो डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा था सीपीयू, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी उसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल, इट लॉसेस डेटा इन केस ऑफ पावर आउटेज। इसका मतलब ये है जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है, जैसे ही सिस्टम हमारा बंद होता है तो वो मेमोरी को क्या कर देता है, लॉस हो जाती है उसकी मेमोरी। जब वापस से सिस्टम ऑन करेंगे तो फिर से वो यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है। मीन्स अगर हम लोग सिस्टम बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, उसके डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, डेटा इज सॉर्टेड इन दी इंटरनल डिवाइसेस लाइक रैम रोम। एंड सेकेंडरी में क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या रहता है, अंदर जो सिस्टम है वहाँ पे लगे हुए हैं रैम रोम, ठीक है, उनमें स्टोर होता है। और जो हमारे सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज है, वहाँ पर क्या रहता है हमारे पास, डेटा इज स्टोर्ड ऑन दी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप्स हो गए। अब जैसे मैग्नेटिक ये सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें थी, अब क्या आ गया है, एसएसडी आ गया है। एसएसडी क्या है, बहुत ही फास्ट वर्किंग के लिए, ठीक है, क्योंकि सिस्टम की वर्किंग भी स्टोरेज पर क्या करती है, डिपेंड करती है। सो फास्टर डेटा प्रोसेसिंग एक्सेसिंग स्पीड रहती है किसमें, प्राइमरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, स्लोअर डेटा एक्सेसिंग स्पीड रहती है। अब इस चीज़ का एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ, एक्सेसिंग स्पीड कैसे स्लो और फास्ट रहती है। सपोज दैट मान लीजिए आप लोगों के डिवाइस में एक फोल्डर है, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं फोल्डर 1, और दूसरा फोल्डर है फोल्डर 2। अब आपकी डिवाइस में ही बता रहा हूँ मैं, जो आपकी डिवाइस की मेमोरी है वहाँ पर फोल्डर 1 में आपके पास 1000 सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप उसको अगर फोल्डर 2 में डालना चाहते हैं, ठीक है, उसको फोल्डर 2 में डालना चाहते हैं, तो ये क्या है, आपके इंटरनल मेमोरी में ही, प्राइमरी मेमोरी में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और अगर यहीं पे अगर आपके पास फोल्डर 1 से जो डेटा है वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस में डालना है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में डालना है, मान लें पेन ड्राइव में डालना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो जो सिस्टम है वो प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस ज़्यादा जल्दी करता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम उसको थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल रैम रोम हो गया, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। अब हम लोग देखेंगे रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अभी तक देखा हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में, अब देखते हैं रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम क्या होता है, इसका फॉर्मूला रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर देखते हैं रैम। सो रैम की अगर बात करें तो रैम अभी हम बता दें, प्राइमरी को वो देखा था हम लोगों ने, वॉलेटाइल होती है। इसी तरीके से तो रैम होती है वो भी क्या होती है, हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती है। दैट कुड स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। मतलब जब तक सिस्टम को पावर दिया जा रहा है तब तक उसमें डेटा रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई खत्म बंद कर दी जाएगी तो डेटा नहीं रहेगा, वापस से ऑन करेंगे फिर से रिकवर होगा। इसी तरह जो रैम रहती है वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है, उसमें हमारे पास क्या रहेगा, सिस्टम ऑन ऑफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर सपोर्टेड। अब रैम में क्या होता है, रीड राइट ऑपरेशन सपोर्टेड होती हैं। अब जो रोम है उसमें क्या है, ओनली रीड ऑपरेशंस आर सपोर्टेड, उसमें क्या है, सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं हम लोग। अब जो रैम रहती है वो हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो रोम होती है वो क्या होती है, हाई स्पीड नहीं होती है, इट मच स्लोअर देन दी रैम। इसके बाद आता है लार्ज साइज विथ हायर कैपेसिटी कंसर्निंग रोम। और जो हमारे पास रोम होती है स्मॉल साइज की होती है, लेस कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू रैम। नेक्स्ट पॉइंट, रैम इज मोर कॉस्टलियर। अब देखिए रैम क्या है, हमारे पास ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि उसके पास कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और हम लोग कह सकते हैं उसका साइज भी बहुत ज़्यादा रहता है।
और रोम क्या रहती है, चीप रहती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती रहती है एज़ कम्पेयर टू रैम। और रैम चिप कैन स्टोर ओनली फ्यू गीगाबाइट्स। अब रैम में क्या होता है, फ्यू गीगाबाइट्स को ही स्टोर कर सकते हैं, और जो रोम रहता है उसमें डेटा एमबी के फॉर्म में स्टोर होता है, एमबी मीन्स मेगाबाइट के फॉर्म में। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटी जो रैम की होती है वो ज़्यादा होती है, और जो रोम होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ा कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनके बीच की भी डिफरेंसेस, एस रैम और डी रैम। अब एस रैम से आप लोग क्या समझते हैं, स्टैटिक रैम, ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, स्टैटिक रैम। और डी से क्या समझते हैं, डायनेमिक, ठीक है। अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक रैम हो गया, ये आप लोगों को दो दो नंबर में एक में पूछे जा सकते हैं, और जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इनके आधे पॉइंट भी लिख के आएंगे 2 नंबर में, उतने में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें से आप लोग वो जो पॉइंट याद करें जो आप लोगों को याद रह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एस रैम और डी रैम। अब एस रैम क्या है, स्टैटिक रैम है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग चेंज ना कर सकें, और डायनेमिक का मतलब क्या, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज दी पावर इज सप्लाइड। तो इसमें भी क्या है, सेम चीज़ है, जब तक पावर सप्लाई हो रही है तब तक उसमें डेटा जो हमारा है वो स्टोर रहेगा, इन्फॉर्मेशन हमारी। और इस यहाँ पर देखें तो इट स्टोर इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज दी पावर इज सप्लाइड और फ्यू मिली सेकेंड व्हेन दी पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसमें क्या है, जब तक पावर सप्लाई हो रही है तब तक तो हमारा डेटा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, हम लोगों को डेटा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगी तो वहाँ पर भी कुछ मिनट्स तक हमारे पास, कुछ मिली सेकेंड तक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद एस रैम में क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एस रैम। अब जो स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैम में क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। और जो डी रैम रहता है हमारे पास, डी रैम में किसका यूज होता है, कैपेसिटर्स का यूज होता है। अब ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, ये चीजें आप लोग जानते होंगे। कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड, हैज नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोगों को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती है। किसमें, एस रैम में। डायनेमिक रैम में क्या है, डेटा हम लोगों को चेंज करना है तो वहाँ पर क्या होगा, रिफ्रेशिंग की जरूरत होगी, इसलिए हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक का मतलब यही है कि जिसमें चेंजेस हम लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब ये है कि रन टाइम में हम लोग चीज़ों को चेंज कर सकें, ठीक है। रन टाइम का मतलब भी आप लोगों को अभी आगे समझाऊंगा, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब एस रैम इज फास्टर कंपेयर टू डी रैम। अब एस रैम जो रहेगा हमारे पास वो फास्टर रहेगा, और जो डी रैम है वो स्लो रहेगा। इट डज नॉट हैव अ रिफ्रेशिंग यूनिट, ये आप लोगों को बताया, इसमें रिफ्रेशिंग यूनिट नहीं होती, इसीलिए हम लोग इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। और डी रैम में रिफ्रेशिंग यूनिट होती है, इसलिए कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। दीज आर एक्सपेंसिव एंड डायनेमिक रैम आर चीपर। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास एस रैम और डी रैम की। यहाँ पर स्टोरेज का पार्ट हमारा काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। हम लोग देखेंगे मेमोरी हायरार्की, मतलब जो स्टोरेज है उसका हमारे पास जो पूरे सिस्टम में है उसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं हायरार्की में। हायरार्की क्या होता है, उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो वो हम लोग मेमोरी हायरार्की में देखेंगे। सो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, जो सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरी मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा फास्ट मानी जाती है, वो क्या रहने वाली है हमारे पास, रजिस्टर मेमोरी। अब रजिस्टर मेमोरी क्यों फास्ट रहेगी हमारे पास, क्योंकि ये रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के अंदर ही होती है, जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर ही रहते हैं, इसका अलग से कनेक्शन नहीं होता है कोई, ठीक है। सो रजिस्टर मेमोरी में हम लोग देखें अगर, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि जब हम लोग यहाँ पर इसमें ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के साइड जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेट। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है, डेटा को अगर हम लोगों को प्रोसेस करना है, इस पर कैलकुलेशन करनी है, इस पर ऑपरेशंस करनी है, वो क्या रहेगी, हम लोग डेटा को एक्सेस बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो जो रजिस्टर्स होते हैं उनका साइज बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन वो हम लोगों को डेटा जो प्रोसेस करते हैं वो बहुत ही तेजी से करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मेमोरीज। सो ये हमारा सबसे टॉप पे रहने वाला है रजिस्टर मेमोरी। अब कैच मेमोरी क्या है, रजिस्टर के बाद आता है हमारे पास कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी भी क्या है, ये एक ऐसी मेमोरी होती है, इसमें हम लोग वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर लेते हैं जो बार बार यूजर यूज कर रहा है। कैच मेमोरी का मतलब ये है, ठीक है। फिर हमारी आती है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी से पहले हमारे पास 2 मेमोरीज यूज होती है, रजिस्टर और हमारे पास कैच मेमोरी, ठीक है। अब मेन मेमोरी हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स होते हैं और मैग्नेटिक डिस्क होती है। अब कैपेसिटी की बात करें, सो कैपेसिटी हम लोग बात करेंगे अगर, तो कैपेसिटी जैसे जैसे नीचे आ रहा है कैपेसिटी बढ़ रही है, इंक्रीजेस, कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एक्सेस टाइम की बात करें अगर हम लोग, तो ये भी हमारा एक्सेस टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीजेस बॉटम टू टॉप।
एक्सेस टाइम बढ़ रहा है। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम लोग, तो परफॉर्मेंस भी हमारी क्या होती है, बढ़ती ही बढ़ती है, इसमें कॉस्ट पर बिट भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट पर बिट हो गया, एक्सेस टाइम हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, ठीक है। जो चीज़ हम लोगों को अच्छे से डेटा प्रोसेस करा पा रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, हमारे पास अच्छी रहेगी। तो मैंने आप लोगों को मेमोरी बहुत ही अच्छे से समझाया है, सारे ही यहाँ पर डेफिनेशन समझाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। आप लोगों को बस एक चीज़ दिखता उसमें है नहीं है, एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक जो ईपी रोम था हमारे पास, ठीक है, वो किस में पार्ट आ रहा था हमारे पास, रोम में था। तो रोम के टाइप्स नहीं समझाए, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते, इसलिए रोम का नहीं बताया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करके आप लोगों को रोम बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो रोम, अब रोम हमारे पास कौन कौन सी थी, ईपी रोम थी हमारे पास, डबल ईपी रोम थी, और ईपी रोम, डबल ईपी रोम और पी रोम, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या था हमारे पास, इसका फुल फॉर्म था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, और सेम पी रोम क्या रहेगी हमारे पास, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। अब इरेजेबल का मतलब क्या है, ऐसी रोम होती है जिसका हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ईपी रोम में क्या होगा, डेटा को इलेक्ट्रिकली हम बहुत फास्ट यूज करके उसको इरेज कर सकते हैं। और जो पी रोम है वो क्या है, प्रोग्रामेबल रहती है, उसमें एक बार डेटा डल गया मीन्स डल गया, ठीक है, वो प्रोग्राम रहती है हमारे पास। तो ये था कुछ पार्ट रोम का था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैच मेमोरी। अब जो कैच मेमोरी होती है, हम लोगों ने बाकी सारी मेमोरी समझी, ठीक है। उसमें सबसे फास्ट जो मेमोरी थी वो थी रजिस्टर वाली, ठीक है, जो कि सीपीयू के अंदर ही हमारे पास पाई जाती है, ठीक है। अब कैच मेमोरी उसके बाद आती थी। तो कैच मेमोरी क्या होती है, जो भी यूजर्स है जो रिसेंटली टास्क वो कर रहा है अपने सिस्टम में, तो वो टास्क जो है ना, कि जो सिस्टम होता है हमारा वो कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता है, ताकि जो फ्रिक्वेंटली यूज टास्क है, अगर मान लो यूजर दोबारा से आ रहा है हमारे पास सिस्टम पर, तो वो उनको तुरंत प्रोवाइड कर सके, उसको प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी तक जाने की नीड ना पड़े। तो वहाँ पर कैच मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया था, ताकि जो हमारी परफॉर्मेंस है किसी भी सिस्टम की वो इंक्रीज की जा सके, ठीक है। तो कैश मेमोरी का डायग्राम देखेंगे, ये हमारे पास सीपीयू है, जैसे ये रहा सीपीयू। अब सीपीयू क्या है, सीपीयू डायरेक्टली हमारे पास कनेक्टेड किससे नहीं है, प्राइमरी मेमोरी से। यहाँ पर कैच मेमोरी है, यहाँ पर फ्रिक्वेंटली यूज टास्क और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर्ड होती है, जिनको सीपीयू तुरंत जल्दी जल्दी क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो फिर ये जाएगा हमारे पास प्राइमरी के पास, प्राइमरी में नहीं मिलेगा तो फिर जाएगा ये सेकेंडरी के पास, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम था। अब डेफिनेशन देखें अगर हम लोग, कैश मेमोरी इज स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज कंपोनेंट। इसका जो साइज रहता है वो स्मॉल रहता है, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा स्मॉल रहता है रजिस्टर मेमोरी का। सेकंड नंबर, इट इज लोकेटेड बिटवीन दी सीपीयू एंड मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, डायग्राम याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन आप लिख देंगे, ठीक है। बताया मैंने कैच मेमोरी में क्या होता है, कैच मेमोरी में फ्रिक्वेंटली यूज टास्क को स्टोर किया जाता है। फोर्थ नंबर, इट इंक्रीज दी एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो कैच मेमोरी है हमारी, अब कैच मेमोरी के आने से सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि उसको टाइम कम लगेगा, ठीक है, कोई भी डेटा लेने में, ऑपरेशन करने में टाइम कम लगेगा, स्टोरेज से तुरंत ले लेगा, क्योंकि वो उसको सबसे पहले एक्सेसिबल कराता है सीपीयू को। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेजर टॉपिक, जो पूरे इस पीपीएस में हम लोगों को पढ़ना है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को देखिए, आप लोग यहाँ पर इससे थ्योरी से ज़्यादा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्ड्स को सुनना है आप लोगों को यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, हम लोगों को प्रोग्रामिंग की नीड क्यों पड़ी, ठीक है, सारी चीज़ें कैसे कैसे प्रोसीड हुई, उस चीज़ों की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, एक लैंग्वेज के थ्रू हो रही है, ठीक है। उसी के थ्रू क्या होता है, हम लोग इसी तरह से समझ सकते हैं जो हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम में भी जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम का मतलब क्या है कि हम लोग अपने लैंग्वेज में कुछ इनपुट देते हैं, वहाँ पर एक कोड फॉर्म में लिखते हैं। एक तरीके से प्रोग्रामिंग को कह सकते हैं एक हम दोनों के बीच में, सिस्टम और एक यूजर के बीच में, ठीक है, कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में कई पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग क्या है, एक लैंग्वेज को लिखने का तरीका होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है कि हम लोग किन लैंग्वेजेस में उस प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से,
कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। देखिए प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को कोई एक टॉपिक समझा रहा हूँ, मैंने आपको लिख के दिया, वो क्या है, लिखना क्या हो गया, राइटिंग एक प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई प्रोग्रामिंग। लेकिन मैं उसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, किस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, वो हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई उर्दू में लिख रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, एक सी लैंग्वेज होती है, जावा, जावा स्क्रिप्ट, तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और प्रोग्रामिंग क्या है, उसके लिखने के तरीकों को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब द राइटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज नोन एज द प्रोग्रामिंग। सो अब हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ऑफन कॉल्ड कोड दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो प्रोग्रामिंग जो मैंने आप लोगों को बताया, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का एक जरिया होता है, जहाँ पे हम लोग किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे वो एक पर्टिकुलर टास्क करके हम लोगों को देता है, ठीक है। बेसिकली इट इज वे ऑफ कम्युनिकेशन विद दी कंप्यूटर्स। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर्मलाइज सेट ऑफ सिंटैक्स एंड रूल यूज टू राइट। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हिंदी है, तो वहाँ पर भी एक सेट ऑफ सिंटैक्सेस बने हुए हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि हम लोग छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो ABCD पढ़ते हैं, तो क्या है, एक सिंटैक्स वे में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बनती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोगों को फॉलो करने हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने देख ली, अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल क्या होती है। सो हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करेंगे, ये रहा हाई लेवल। हाई लेवल क्या है, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जिस फॉर्म में हम लोग यूजर को सिस्टम को समझा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। अब जो सिस्टम है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो सिस्टम होता है वो डेटा जो भी है उसको ऑपरेट किस फॉर्म में ले जाके करता है, बाइनरी फॉर्म में। तो जो हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म रहेगा, उसको हम लोग जब कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी फॉर्म में, तो वो क्या कहलाने लगेगी, हमारी लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसको समझ में क्या आता है, बाइनरी फॉर्म या बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज भी, ओके। यहाँ पर एक लैंग्वेज और यूज होती थी जो इनसे पहले, इनके बाद, इनके बीच में आई, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते थे। सो हाई लेवल लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ गया, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो दिया जा रहा है इनपुट किसको, सिस्टम को, ठीक है। हम लोगों ने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिया, जो हमको समझ में आ रहा है वो जाके कन्वर्ट हो। अब जो ये सारी चीजें हो रही है, ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हुआ, सो वहां पर क्या बनाए गए, कंपाइलर का यूज आया, ट्रांसलेटर का यूज आया, ठीक है। हमारे पास क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी। देखिए मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, अभी फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखते जाइए, बट जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, पहले हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रांसलेटर्स पे जाएंगे कि किस तरीके से ये कन्वर्जन होता है। सो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, इट इज प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या रहती है हमारे पास, प्रोग्रामिंग फ्रेंडली होती है। प्रोग्रामिंग फ्रेंडली का मतलब क्या है, इसको मतलब ह्यूमंस जो है आप इजीली कर सकते हैं कोड, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज होती है, 0 और 1 के फॉर्म में आप लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हो कंप्यूटर को, ह्यूमन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कैसी रहती है, मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, मशीन को समझ आती है वो चीज़। सेकंड पॉइंट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज इज लेस मेमोरी एफिशिएंट। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो लेस मेमोरी एफिशिएंट होती है, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हाई मेमोरी एफिशिएंट होती है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, देखिए अगर हम लोग लिख रहे हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज को, तो ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, तभी ह्यूमन रीडेबल बोलते हैं उसको। लेकिन जो लो लेवल है वो क्या है, टफ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 0 1 में सारा खेल चलेगा तो हम लोगों को क्या ही समझ आएगा। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें डीबगिंग भी करना बहुत आसान होता है, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से डीबगिंग करते हैं, किस तरीके से हम लोग कोड करते हैं, वो सारी चीज़ समझेंगे। जो लो लेवल लैंग्वेज रहता है हमारे पास वो क्या है, डीबगिंग इज कॉम्प्लेक्स, उसमें डीबग करना क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मेंटेन करना ईजी होता है, और इसको मेंटेन करना क्या होता है, कॉम्परेटिवली कॉम्प्लेक्स रहता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो देखें, हाई लेवल लैंग्वेज क्या रहती है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो पोर्टेबल होती है,
अब हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल किस तरीके से होती है कि हम लोग कोई अपना कोड बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा, अगर उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पेन ड्राइव वगैरह में डाल के उसको हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं, दूसरी डिवाइस में या कहीं और दूसरी जगह पे रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर नॉन पोर्टेबल का मतलब क्या होता है और पोर्टेबल का, ये आप लोगों को समझ आएगा। पोर्टेबल क्या था, हमारा जो कोड है, प्रोग्राम है, उसको हम लोग किसी दूसरे सिस्टम पर भी रन कर पाएंगे। बट जो हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज होता है, वो पोर्टेबल नहीं होता है, उसको हम लोग सिस्टम से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। हाई लेवल लैंग्वेज को कहीं भी रन कर सकते हैं। और जो लो लेवल होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। ठीक, किसी मशीन की स्पेसिफिक रहेगा जो उसके सिस्टम के अंदर, वो उसी में रन करेगा। ठीक है, अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको क्या है, कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, जो अभी हम लोग आपको आगे बताएंगे। कंपाइलर से पहले आता है ट्रांसलेटर क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है, असेंबलर का जरूरत पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज। अब असेंबलर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, ये सब चीज़ें आप लोगों को भी बताऊंगा आगे। अब इट इज़ यूज वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। मतलब इन दिनों तो सिर्फ प्रोग्रामिंग ही यूज चल रही है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का ये यूज होता है। इट इज़ कॉमनली यूज एज नाउ डेज इन अ प्रोग्रामिंग, नॉट यूज्ड। ठीक है, तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो यूज नहीं हो रही है आजकल। तो यहाँ पर हाई लेवल और लो लेवल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ट्रांसलेटर की, कि अंदर सिस्टम में कैसे परफॉर्म सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जो यूज़र है वो तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब जो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है उसमें हमारा इनपुट देगा। मैंने मान लीजिए कोड लिखा, मैं लिखूंगा। लेकिन जो हम लोग, मैं आपको बता के आया हूँ, जो सिस्टम होता है हमारा वो किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा अंदर बंदा बैठा होगा जो क्या करेगा, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो वहीं पे जो पर्सन है, मान लीजिए सपोज दैट, जो डिवाइस है, जो भी हमारा मेथड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करके देता है हमारे पास, मशीन लैंग्वेज में। A translator is a computer program that convert the high level language instruction to the machine language codes। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को ट्रांसलेटर की नीड पड़ती है जब हम लोग अपने हाई लेवल लैंग्वेज को किसी भी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ट्रांसलेटर का मतलब क्या है। ठीक है, ट्रांसलेटर का यूज तब आया जब हम लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करना पड़ा। एग्जाम्पल क्या रहेंगे हमारे पास, अब ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्या है, एग्जाम्पल में कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। अब ट्रांसलेटर का ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 99% ये सब आएंगे आपके पास, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो ट्रांसलेटर का ये डायग्राम है, यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज जा रही है, यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज को एज आउटपुट दे देता है कन्वर्ट करके। इसके बाद आता है असेंबलर। अब असेंबलर क्या करता है, असेंबलर का काम ये रहता है, इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ उसको असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबलर का काम यही था कि असेंबली लैंग्वेज से, जो ये असेंबली लैंग्वेज है, इससे कन्वर्ट किस में कर देगा, हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में। यही काम होता है असेंबलर का। असेंबलर से याद रखना है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये याद रखनी है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ये लो लेवल लैंग्वेज में। ओके, लो लेवल लैंग्वेज में ये काम था असेंबलर का। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये देखिए ट्रांसलेटर्स के टाइप्स हैं एक तरीके से, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब जो कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 100%, तो आप लोग इसको सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए जो कंपाइलर है, अब कंपाइलर का काम क्या है, पहली चीज तो वही है, सेम चीज। ये क्या करेगा, हमारे पास जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखूं मैं, A compiler is program that converts the entire source of code of programming language into the executable machine code for a CPU। तो जो कंपाइलर होता है वो पूरे के पूरे कोड को, जो हम लोगों ने एक पूरा कोड लिखा, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से ये रहा, ये पूरा कोड है हमारे पास। ठीक है, अब ये पूरा जो हमारा कोड होगा, उस पूरे कोड को ये कन्वर्ट किस में कर देगा, ये हमारे पास है क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में है, HLL में है। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारे पास ये रहा कंपाइलर, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। किसका, कंपाइलर का काम है ये। ठीक है, ये कंप्लीट कोड को ले लेता है, कंप्लीट प्रोग्राम को ले लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में। बट जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर में क्या रहता है, लाइन बाई लाइन सिस्टम चलता है। एंड इंटरप्रेटर टेक्स सोर्स प्रोग्राम एंड रन इट लाइन बाय लाइन। मान लीजिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो उसका काम क्या होगा,
सबसे पहले इस लाइन को करेगा, फिर इसको कंपाइल करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा ट्रांसलेट। ठीक है, तो लाइन बाई लाइन होता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को ले लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है। अब दूसरा पॉइंट कहता है ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज कंपैरेटिवली फास्टर। अब पूरा प्रोग्राम एक साथ ले रहा है ये, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा जो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहने वाला है हमारा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंटरप्रेटर का है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर में क्या रहेगा, जो हमारा ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है, आप देखिए वही चीज़ एक बार में की जा रही है तो टाइम उसमें क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर वही चीज़ को हम लाइन बाई लाइन करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा हम लोगों को। तो ये चीज़ वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज स्लोअर। तो जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन होता है वो स्लोअर होता है। अब कंपाइलर है, अब देखिए ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी कि जो कंपाइलर है उसमें पूरा प्रोग्राम एक बार में जाके ट्रांसलेट हो रहा है, तो उसमें डिबग करना आसान होगा कि कठिन होगा, बताइए आप लोग। और जो लाइन बाई लाइन कर रहे हैं उसमें आसान होगा कि कठिन होगा। तो कोई भी चीज़ है अगर हम लोग उसको लाइन बाई लाइन देख रहे हैं तो उसमें गलतियाँ ढूंढना आसान होगा, एज कम्पेरिजन टू कोई भी चीज़ है पूरा एक पेज दे दिया उसमें एक नज़र में देख के बताना है, तो उसमें गलतियाँ ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। सो ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कंपाइलर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेमोरी फॉर जनरेटिंग ऑब्जेक्ट कोड्स। तो यहाँ पर क्या रहता है, हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, उसको ज़्यादा मेमोरी की नीड होती है एज कंपेरिजन टू इंटरप्रेटर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूरे एक ऑब्जेक्ट मतलब कोड को या प्रोग्राम को ले रहा है एक बार में। ठीक है, तो जब पूरे प्रोग्राम को एक बार में ले रहा है वो, तो उसको क्या है, मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन जो यहाँ पर इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर का काम क्या है, लाइन बाई लाइन करना, तो इसको उतनी मेमोरी की नीड नहीं होती है। ओके, सो लास्ट पॉइंट नहीं है ये, हमारा 6-7 पॉइंट है। तो यहाँ पर देखते हैं जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। जो कंपाइलर होता है तो कंपाइल फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल देने से पहले एक हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड बना के देता है पहले। ठीक है, ये कंपाइलर करता है। अब जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या कर देता है, सीधा कोड। ठीक है, यहाँ पर सीधा एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट, नो ऑब्जेक्ट कोड इज रिक्वायर्ड, ये यहाँ पर था इसमें। इसके बाद आता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस कंपाइलर इज मोर यूजफुल। कंपाइलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो सी लैंग्वेज अभी पढ़ेंगे वहाँ पर एक पूरा इंटीग्रेटेड डेवलप इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, IDE बोलते हैं जिसको, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंपाइलर का। ठीक है, द इंटरप्रेटर नो इंटरमीडिएट, द इंटरप्रेटर इज लिटिल वल्नरेबल इन केस ऑफ सिक्योरिटी। जो इंटरप्रेटर होता है वो सिक्योरिटी पर्पस से थोड़ा सा कम सही होता है। ठीक है, जो कंपाइलर होता है वो ज़्यादा सही होता है। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी बता दिया। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, गेट नेक्स्ट सोर्स कोड है, सोर्स कोड यहाँ पर इंटरप्रेटर में जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। ठीक है, अब इंटरप्रेटर में क्या है, लाइन बाई लाइन हो रहा है, फिर से वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा, फिर सोर्स कोड, फिर ये, तो ये पूरी साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी। पहले सोर्स कोड है, ठीक है, लाइन बाई लाइन होता है, इंटरप्रेटर उसको अपने आप में निकालेगा, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड में जाएगा, गेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर उसको सेम प्रोसेस करेगा। AC ऑन कर दो भाई। फिर आएगा हमारे पास लिंकर और लोडर। ठीक है, अब लिंकर और लोडर का क्या काम रहता है और लिंकर और लोडर किस तरीके से, देखिए आप लोगों को अगर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर अच्छे से समझ आ गए होंगे तो आपको लिंकर और लोडर भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोग पहले बात करते हैं अपने लिंकर की। सो लिंकर क्या है, देखो लिंकर से हम लोग समझ सकते हैं लिंकर का मतलब क्या है। देखिए लिंकर से हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें कई जो पार्ट्स हैं उन कई पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करके एक फाइनल रिजल्ट दे देना, तो ये क्या है, लिंक करना कहलाता है। कई सारी चीज को लिंक कर लो फाइनल, तो लिंकर से यही समझना है कि कई सारे ऑब्जेक्ट फाइल को आपस में कंबाइन करता है, एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है। अ लिंकर कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय ए कंपाइलर इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल और लाइब्रेरी। देखिए कितना इजी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड कौन बना रहा था, कंपाइलर। अब लिंकर का काम क्या था, जो कई सारे ऑब्जेक्ट कोड्स बने उनको आपस में कंबाइन करके एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल देना। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंकर बोलते हैं। अब लोडर का काम क्या है, अ लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर इट फॉर एग्जीक्यूशन। देखिए लिंकर ने सारा ऑब्जेक्ट फाइल ला के दे दिया एक जगह पे, अब जो लोडर क्या करेगा, उसको मेमोरी में क्या करेगा, लोड करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास हमको आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये लिंकर और लोडर के बारे में था। एग्जाम्पल क्या है इसका, when compiling a C program consisting of multiple source files, the linker links together the object file to create the final executable file। ये था लिंकर का काम। अब लोडर में क्या था, when you run a program on your computer the loader load the executable file। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं, जिनको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पहले से नॉलेज है,
है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे पास जो भी लोडर का काम क्या होता है, जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी उसको जाके लोड कर देना मेमोरी में, वहाँ से मेमोरी सीपीयू इंस्ट्रक्शन देगा मेमोरी को, वहाँ से डेटा लाएगा और हम लोगों को यहाँ पर जो है आउटपुट में दिख जाता है। तो वही ये लिंकर का काम था, सारे ऑब्जेक्ट फाइल की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना, और लोडर का काम था उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को शो कराना, ठीक है, एग्जीक्यूट कराना, वो था लोडर का काम। सो लिंकर और लोडर 2 नंबर में आता है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम क्या था। अब देखिए जो लोग नए हैं उनको ये चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आएंगी, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग ये क्या है, ठीक है। जो लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सो अब एल्गोरिदम क्या है, देखिए एल्गोरिदम हम लोग पहले समझेंगे अपने लैंग्वेज में कि एल्गोरिदम का मतलब क्या है। देखिए कोई भी एक ऐसा काम जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग एक माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है, स्टेप्स क्रिएट करते हैं कि ये चीज़ हमको इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड करके करनी है, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं उस चीज़ का। सपोज दैट मुझे एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, मैथ का प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि मुझे 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसका अगर जैसे कि मैं अपने दिमाग में एक माइंड मैप क्या बनाऊंगा कि पहले मुझको 3 नंबर्स क्या चाहिए होंगे, फिर 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हमको जाके एक फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो हमारे पास 3-4 स्टेप हो गए। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जिसको लिखते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में इसका कैसे कनेक्शन है, सपोज दैट आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम आती है, तो आपको पहले क्या करना होगा, आप डायरेक्ट उसको कोड नहीं कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट कोड नहीं किया जा सकता, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने माइंड में या पेन पेपर पे एक एल्गोरिदम को क्रिएट करेंगे, फिर उस एल्गोरिदम को आप लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, कोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लें, एन एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब यही है कि स्टेप बाय स्टेप जो पूरा प्रोसीजर है उसको डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पर, ताकि हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकें। इसके बाद पॉइंट क्या है, बिफोर राइटिंग कोड ऑन दी सिस्टम वी फर्स्ट मेक दी एल्गोरिदम इन अवर माइंड और ऑन दी पेपर। जो कि मैंने आपको बताया, कोई भी कोड लिखने से पहले हम लोग अपने माइंड में या पेन या पेपर पे क्या बनाते हैं, एक एल्गोरिदम बनाते हैं। सो आप लोगों को एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या होगा, तो चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या होगा, आप लोग को मान लीजिए 2 कप पानी लेना है, 4 कप दूध लेना है, फिर आप लोगों को उसमें जिंजर ऐड करना है, फिर आप लोगों को उसमें शुगर ऐड करनी है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या एक एल्गोरिदम है पूरा। अब उसके बाद उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, जब आप करेंगे तो क्या है, किसी भी प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, वही एल्गोरिदम था, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रोग्रामिंग से कनेक्ट कर पाएंगे जब आगे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्टेप 1 क्या, स्टार्ट करिए पहले। स्टेप 2 में क्या था, डिक्लेयर वेरिएबल्स नेम num1 num2 एंड सम। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं, num1 num2 क्या है, ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगी जो प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी आगे मैं ही आपको बताने वाला हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स हम लोग बना लेंगे, एक नंबर चाहिए होगा, दूसरा नंबर चाहिए होगा और इनका सम चाहिए होगा। सम में क्या करेंगे, इस नम को और इस नम को ऐड कर देंगे और फिर सम को हम लोग एज अ आउटपुट ले लेंगे। तो यही बताया गया, डिक्लेयर कर लीजिए num1 num2 और सम को। स्टेप 3 क्या है, अब num1 और num2 की वैल्यूज को ले लीजिए। स्टेप 4 क्या है, ऐड कर दीजिए num1 और num2 को और रिजल्ट को किस में असाइन कर दीजिए, सम में, और उनकी जो सम है उसको डाल दीजिए सम वेरिएबल के अंदर। स्टेप 5 क्या है, उस सम को डिस्प्ले कर दीजिए। स्टेप 6 क्या है, स्टॉप कर दीजिए। अब जो एल्गोरिदम्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गो, ठीक है। फाइनाइटनेस, देखो फाइनाइटनेस रहता है, आउटपुट और इनपुट का पता होता है कि हम लोगों को आउटपुट क्या चाहिए था और इनपुट क्या देना है। जब एल्गोरिदम हम लोग बनाते हैं तो हम देखिए, हम लोग एल्गोरिदम बना रहे हैं तो हमको इनपुट में पता है कि क्या क्या चीज़ किस चीज़ में डालनी है और आउटपुट पता है कि फाइनल रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलने वाला है, उसको सर्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फाइनाइटनेस रहती है, एक निश्चितता रहती है किसी भी चीज़ में। और आउटपुट का मतलब क्या है, हमको पता है कि आउटपुट क्या मिलने वाला है, इनपुट के बारे में। इफेक्टिवनेस रहती है, आप अगर डायरेक्ट कोड करने जाएंगे तो कहो आप लोगों को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 1 घंटा लग जाए, लेकिन आप एल्गो लिख के फॉलो थ्रू करेंगे उस चीज़ को, आप लोग उसको 30 मिनट्स में कर ले जाएंगे, ठीक है। और डेफिनेटनेस तो रहती है। ये था एल्गोरिदम का। अब आता है फ्लो चार्ट, ठीक है। अब एल्गोरिदम क्या था, एक रिप्रेजेंटेशन था ऑन द पेन और पेपर स्टेप्स में, ठीक है। अब उसी स्टेप्स को अगर हम लोग एक
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। A flowchart is a graphical representation of a process or algorithm using various symbols। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट स्टेप्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास सिम्बल्स रहते हैं, उन सिम्बल्स का यूज करके हम लोग उन स्टेप्स को शो करते हैं। तो ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा एल्गोरिदम का होगा, ठीक है, उसको ही क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट बोलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस क्या है, डिजाइन योर प्रोग्राम करेक्टली, अपने प्रोग्राम को करेक्टली डिजाइन कर सकते हैं। कई बार आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप लोगों से डायरेक्ट कोड नहीं कराया जाएगा, आप लोगों से कहेंगे कि आप इस चीज़ का एल्गो लिख के दिखाइए, इस चीज़ का फ्लो चार्ट बना के दिखाइए, ठीक है। और एल्गो हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ये सब क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोग्रामिंग के, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब समझते हैं ना, कि अगर ये आपका नहीं है तो आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग को इन पे अच्छे से अच्छा कमांड लाना है, ठीक है। तो एडवांटेजेस की बात कर रहे थे फ्लो चार्ट की। सो डिजाइन योर प्रोग्राम करेक्टली, और इसके बाद आता है सिस्टमैटिक डिबगिंग, ठीक है। क्या होता है, सिस्टमैटिक डिबगिंग होती है इसमें, ठीक है। हम लोग डिबगिंग आसानी से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नो स्टैंडर्ड, टाइम कंज्यूमिंग होता है, डिफिकल्ट टू मेक चेंज। अब फ्लो चार्ट काम कहाँ पे आते हैं, जब आप अभी लर्निंग स्टेज में हैं, आप अभी बेसिक्स को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, वहाँ पर फ्लो चार्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि चीज़ें एग्जैक्टली हो कैसे रही हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसका यूज़ करना पड़ेगा। अब फ्लो चार्ट के सिंबल रहते हैं, ये जो सिंबल है ओवल शेप का, इसमें क्या रहता है हमारे पास, ये स्टार्ट और एंड के लिए, जो मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोसेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप इस तरह के सिंबल में बंद कर देंगे, ठीक है। एरो क्या बताएंगे, एरो क्या बताता है, अ लाइन इज कनेक्टेड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेड, इससे इसमें आ गए हम लोग, ठीक है। इनपुट आउटपुट, अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। मान लीजिए वहाँ पर हम लोग नंबर ले रहे थे, ये इनपुट ले लिया। अब यहाँ पर पूरा हमारा प्रोसेस रहेगा। अब प्रोसेस में क्या था हमारे पास, सम था, मान लीजिए सम में हमने नम डाल दिया। उसके बाद आउटपुट रहेगा, डिसीजन रहेगा। डिसीजन में हमारे पास क्या आएगा, जब इफ एल्स कंडीशन। डिसीजन हमारे पास किस तरह की होती हैं, डिसीजन में हमारे पास इफ आएगा और एल्स आएगा। अब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। सो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एंड, तो इसको एंड कर दिया। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट हमारे पास बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 को और नंबर 2 को ऐड करने का है। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट किया हम लोगों ने, फिर यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट लिया नंबर 1 को और नंबर 2 को, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने सम में ऐड कर दिया, नम प्लस नम 2 को ऐड करके सम के वेरिएबल में डाल दिया, फिर उस सम को प्रिंट करा दिया और इसको एंड कर दिया। इसी तरीके से ये हमारा था एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। ये क्या था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट का। ओके गाइस, सो इसके बाद क्या आता है, व्हाट इज सी। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो हम लोगों को इस पूरे ही जर्नी में पढ़नी है, सी। तो सी क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग करने में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है हमारे पास, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये रहा सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए इन 1972 बाई डेनिस रिची, ठीक है। तो इसका हमारे पास डेवलप कहाँ पे हुआ था, डेवलप एट एटी एंड टीजबेल लेबोरेटरी। एटी एंड टीजबेल लेबोरेटरीज में इसका डेवलप्ड हुआ था। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में कि व्हाट इज सी, ठीक है। ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया। एक सेकंड, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख के लाया था, उस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं क्या। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका कलर ब्लैक रह गया है, ठीक है। इसका कलर चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे करता हूँ, इसका कलर चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसका कलर चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे थोड़ा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक के अंदर बंद किए दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। सो अब सी में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सी बिकम पॉपुलर बिकॉज इट इज सिंपल एंड ईजी टू यूज।
सी क्या था, बहुत ही सिंपल था, इजी टू यूज था। इसके बाद सी प्लस प्लस, सी शार्प और जावा मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सी का यूज होना कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था ऊप्स का, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो चीज़ सी में नहीं थी, अदर लैंग्वेजेस में आई, इसलिए सी का यूज कम हो गया। बट यहाँ पर सी से कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं, जैसे कि मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड एंड्रॉइड आर रिटन इन दी सी। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं IDE। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रहता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या है, यूज टू एडिट एंड कंपाइल दी कोड। अब ये क्या है, हमारे पास एक हम लोगों को ऐसी IDE की जरूरत पड़ती है जो कि यूज होता है हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, सिंटैक्स क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो ये आप लोगों को मैं PDF दूंगा, वहाँ पे इसको वाइट करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पर ये ब्लैक रह गया है, सो ये एक प्रॉब्लम है, ये हमारे पास हम लोगों को नहीं दिख सकता है। ये देखिए, ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन ये हम लोगों को दिखना मुश्किल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिख भी जा रहा है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, छोड़ दीजिए, अच्छा इसको, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है। इसी तरह में जो दिख रहा है आप लोग उससे समझ लेते हैं हम लोग पॉइंटर के थ्रू। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग रिफर्स टू द रूल्स दैट टेल्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि आपको कोई भी चीज़ जो लिखनी है वो उसी वे में। जैसे कि हम लोग अगर अपने इंग्लिश या हिंदी की बात करें, वहाँ पे सिंटैक्स क्या रहता है, मात्रा होगा, किस तरीके से लगानी है, कहाँ पे क्या चीज़ रहने वाली है, वो सब क्या सिंटैक्स है जो डिफाइन कर दिया गया पहले से। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको, कि इस चीज़ को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो उसको डिक्लेयर करने का यही तरीका है, उसको सिंटैक्स बोला जाता है। अब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, स्टेटमेंट्स में क्या कहलाएंगे, वो स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, जो कंपाइलर जो है या जो सी में पहले से बता दिए गए, जो पहले से डिफाइंड है वहाँ पर। ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, जिनका पहले से मतलब पता है, इनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, सी कीवर्ड्स बोलेंगे। सी कीवर्ड्स भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है अपना मेन, जो मैं आप लोगों को इतनी देर से बताते हुए चला रहा था कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल क्या है, एक तरीके का कंटेनर होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, डेटा अपना रखते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, एक तरह के कंटेनर जिसमें डेटा वैल्यूज और कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या, नंबर को स्टोर कर सकते हैं, ए को स्टोर कर सकते हैं, बी को स्टोर कर सकते हैं, 5 को स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो मैं आप लोगों को अभी पीछे बताया क्या आया था कि एक नम नाम का वेरिएबल बना लो, तो क्या एक नम नाम का डिब्बा बना दिया जिसमें हम लोग अपना नंबर डाल देंगे। सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर टाइप बताना पड़ता है। अब टाइप से क्या समझेंगे हम लोग, एक डेटा टाइप होता है कि किस तरीके का डेटा आपको, नंबर डालना है, कैरेक्टर डालना है, किस तरीके का डेटा टाइप भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे टाइप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, इंट रोल नंबर इक्वल टू 28। तो ये क्या बता दिया मैंने, ये मैंने यहाँ बता दिया डेटा टाइप, ये किस टाइप का रहने वाला है। ये मैंने क्या बता दिया, वेरिएबल नेम बता दिया। और ये क्या है, हमारी वैल्यू है। अब वेरिएबल्स को लिखने के कई सारे स्टैंडर्ड रूल बनाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, या लेटर से स्टार्ट होंगे, अंडरस्कोर, किसी भी नंबर से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को। दूसरा क्या है, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी कीवर्ड, मतलब जो पहले से कीवर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड्स हमारे सी में डिफाइंड है, उन वर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड नेम क्या पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब मान लीजिए
मैंने एक बनाया यहाँ पर, ये नाम लिखा मोहन और ये नाम लिखा मोहन, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये है डिफरेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड मीनिंगफुल। जैसे मैंने यहाँ पर जानबूझ के ये क्या है, मीनिंगफुल नहीं लिखा, मोहन क्या है, आप लोगों को मीनिंगफुल नेम लिखना है। जैसे कि हम लोग किसी के नाम के लिए एक नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, तो मीनिंगफुल ट्राई करना है, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है कोड की। अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, अब इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करना अवॉइड करना है। हम लोग कैमल केस फॉलो कर सकते हैं। कैमल केस क्या रहता है, जैसे मान लीजिए मुझको लिखना है रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर कैसे लिख सकता हूँ, रोल, और यहाँ पर ये होता है कैमल केस, उसके बाद कैपिटल स्टार्ट कर दो अगले वर्ड्स में। तो ये था वेरिएबल का फंडा। वेरिएबल का मतलब यही था कि वेरिएबल का मतलब होता है एक कंटेनर, उस कंटेनर में हम लोग अपने किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो था वेरिएबल। इसके बाद आएगा हमारे पास डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या है, जो भी हम लोग वेरिएबल में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये बताना पड़ेगा ना कि किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं। इंटीजर डाल रहे हैं हम लोग, फ्लोट डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, कैरेक्टर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं ये बताना पड़ेगा ना। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर डेटा टाइप्स बनाए गए। ईच वेरिएबल इन सी हैज एन एसोसिएटेड डेटा टाइप, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट द वेरिएबल कैन स्टोर, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, और हर एक डेटा टाइप जो रहेगा, इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, ये सब क्या है, सब अलग अलग स्पेस घेरेंगे, ठीक है, अलग अलग मेमोरी एक्यूपाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं कुछ बेसिक जो हम लोगों को यूज़ करने हैं। सबसे पहला, फिर है दूसरा, फिर है तीसरा, फिर है चौथा, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास इंट, फिर आता है फ्लोट, फिर आता है डबल, फिर आता है कैर। इंट क्या है, ये यूज होता है इंटीजर के लिए, ये यूज होता है डेसिमल वैल्यूज के लिए, डेसिमल वैल्यूज के लिए, और ये क्या है, ये कोई भी बड़ा नंबर अगर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। अब हम लोगों को ये चीज़ पता चल चुकी है कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, अब ये मेमोरी कितनी गिरते हैं, ये मेमोरी हमारे पास 2 या 4 बाइट, ठीक है, 2 बाइट या 4 बाइट, अलग अलग हमारे पर डिपेंड करता है कितना गिर रहे हैं। 2 बाइट लेते हैं स्पेस या 4 बाइट लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर बनाया इंट रोल करके बनाया है, ठीक है, रोल नंबर करके बनाया, इसमें मैंने 4 को स्टोर कर दिया, तो ये हमारे पास मेमोरी कितनी लेगा, ये मेमोरी लेगा सपोज दैट 2 बाइट की, ठीक है। इस तरीके से फ्लोट बनाएंगे अगर हम लोग, तो फ्लोट में 4 बाइट लेगा, डबल में 8 बाइट लेगा, और कैरेक्टर में, जैसे कि यहाँ पर कैरेक्टर के भी बता दे रहा हूँ, ये कैरेक्टर में हम लोगों ने बनाया कैरेक्टर नेम इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास कितनी लेगा, 1 बाइट ही लेगा बस। तो ये डेटा टाइप्स हो गए हमारे, जो हमारे पास बेसिक्स हैं डेटा टाइप के। अब यहाँ पर डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्राइमरी डेटा टाइप होता है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी डेटा टाइप है। ये है डेराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है, ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब देखिए इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से रहते हैं, एक जैसे इंटीजर हो गया, जो अभी हम लोग पढ़ गए, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोटिंग हो गया, डबल फ्लोटिंग हो गया, वाइड हो गया। अब डेराइव्ड क्या है, जो इन सबसे मिलकर बनते हैं, ठीक है, जैसे कि फंक्शन हो गया, हम लोग बनाते हैं, जैसे एरे में हम लोग क्या लिखते हैं, इंट ARR, इसमें क्या काफ़ी सारे इंटीजर्स ऐसा इनपुट जाते हैं, तो ये क्या है, डेराइव्ड रहते हैं, फंक्शन, एरे, पॉइंटर और रेफरेंस। इसी तरीके से यूजर डिफाइंड क्या है, जो यूजर के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग सी में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब हम लोग कहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर में, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि क्या रहता है, स्ट्रक्चर हमारे पास यूजर डिफाइंड होता है। जैसे कि एरे था, जो वहाँ पर क्या है, एरे में क्या प्रॉब्लम रहती है, उसमें एक टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या रहेगा हमारे पास, हम लोग उस डेटा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख ही लेते हैं, उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप का, उसके अंदर हम लोग फ्लोट टाइप का भी डेटा डाल सकते हैं, तो उसमें थोड़ा इस चीज़ में हम लोगों को लीनियरिटी मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ हम लोग बाकी किसी चीज़ में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड में क्लासेस हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, यूनियन हो गए, इनम हो गए, टाइप डेप हो गए, तो ये सारे क्या रहते हैं, हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। अब आता है हमारे पास सी का पहला प्रोग्राम, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले हैं सी का फर्स्ट प्रोग्राम। देखिए इस वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को कोई भी कोडिंग करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले अपना जो आईडी है उसको सेटअप करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को फर्स्ट प्रोग्राम को कोड करके बताऊंगा, फिर हम लोग आगे इफ एल्स कंडीशन, डिसीजन मेकिंग, लूप्स वगैरह देखेंगे।
सो सी का जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है उसका जो सिंटैक्स रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है। यहाँ पर हर लाइन का आप लोगों को मतलब यहाँ पे बताऊंगा मैं क्या होता है। सबसे पहली लाइन में हम लोग लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन होती है ये हमारे पास एक हेडर फाइल रहती है, ठीक है। अब हेडर फाइल्स क्या होती है, हेडर फाइल्स क्या है, ये पहले से डिफाइंड है, ठीक है, जिसको हम लोग अपने कोड में यूज कर रहे हैं, ये पहले से डिफाइंड है। अब इसमें क्या रहता है, इट इज हेडर फाइल और लाइब्रेरी दैट लेट्स अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे इसमें, printf, scanf, तो वो सारी चीजें इसमें पहले से डिफाइंड हो चुकी है, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं इस फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करके, जिसका नाम रहता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। फिर हमारे पास आता है इंट मेन। अब इंट मेन क्या है, अनादर थिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन अ सी प्रोग्राम इज मेन फंक्शन। अब जो मेन फंक्शन है वो क्या है, यहीं से हमारा मेन एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है, मेन फंक्शन से। ऊपर हमारे पास कुछ भी लिखा होगा, लेकिन उसके बाद सबसे पहले हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन फंक्शन से, यहाँ से ही स्टार्ट होगा, इस लाइन से। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, एनी कोड इनसाइड इट करली ब्रैकेट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारे पास कोड लिखा रहेगा, जैसे ये है, ये हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बाद आती है प्रिंटफ वाली लाइन, हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है, ये हम लोगों को रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये क्या है, देखिए प्रिंटफ को हम लोग डायरेक्ट यूज क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हेडर फाइल ने हम लोगों को दिया है इस पे कंट्रोल, हेडर फाइल में पहले से डिफाइंड था, इसलिए डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। printf is a function used to output print text on the screen, in our example it will be output hello world। इसके बाद रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है कि इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को एंड कर दो, ठीक है। रिटर्न जीरो एंड दी मेन फंक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आप लोग किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके एक बार लिख के देखिएगा, रन करके, आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग GDB कंपाइलर या प्रोग्रामिज करके साइट होगी, उस पर जाके सी सेलेक्ट करके वहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करिएगा, वहाँ पहले से भी रहता है, इसमें थोड़ा चेंजेस करिएगा अपने हिसाब से। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम, जो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिए कंपोनेंट क्या कहते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास हेडर फाइल, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन आता है, ठीक है। फिर आती है बॉडी हमारे पास मेन फंक्शन की, बॉडी ऑफ फंक्शन। फिर आता है यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन। फिर आता है यहाँ पर रिटर्न जीरो। रिटर्न का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि फंक्शन हमारा क्या है, एंड हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। देखिए हम लोगों ने कोडिंग पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली, बेसिक चीज़ें पढ़ ली, लेकिन मैं आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम लेके लास्ट में क्यों आया, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया वहाँ तक, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाने लगता तो आपको बोरियत होती, ठीक है। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं अपने आप में थोड़ा टाइम बाद, या नेक्स्ट टाइम आप लोग को जब पढ़ना हो उस टाइम आप लोग इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करके देख पाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि ये यहाँ से फ्रेश टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स बचेंगे यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज क्लासेस। सो मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए अगर मैं बात करूँ किसी भी तरीके से कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ समझने से पहले ये समझना चाहिए हम लोगों को कि अगर वो चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती तो कैसे चीज़ें चल रही होती, ठीक है। तो सपोज दैट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता। मान लीजिए हमारे पास आप जो हैं यूज़र हैं, ठीक है, आप यूज़र हैं, आप एक ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, मिनी मिलेशिया खेल रहे हैं, ठीक है। मोबाइल में आप मान लीजिए एक मिनी मिलेशिया खेल रहे हैं, आप यूज़र हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सपोज टिकटॉक भी चलाना है, ठीक है। अगर आप टिकटॉक भी चलाना है तो अगर हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है तो क्या होगा। आप मिनी मिलेशिया खेल रहे हैं तो मिनी मिलेशिया के लिए स्टोरेज भी चाहिए होगी हम लोगों को, ठीक है, इसके लिए स्टोरेज चाहिए होगी मिनी मिलेशिया के लिए। यहाँ पर CPU का एंगेजमेंट भी चाहिए होगा हम लोगों को, किसके लिए, गेम चल रहा है। लेकिन उसी वक्त अगर आप टिकटॉक भी यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी पूरी मेमोरी तो वहाँ लगी हुई है, CPU उस पर वर्क करने पे लगा हुआ है, ठीक है। ये मैं सिनेरियो बता रहा हूँ अगर आपके पास OS नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास OS होता तो क्या रहता है, यहाँ पर OS के थ्रू हम लोग देख पाते। नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ, यहाँ पर अगर OS होता, OS इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर OS प्रेजेंट है हमारे पास तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है, इस तरीके से है,
तो ये वाली मेमोरी इतनी दे देते हम लोग किसको, मिनी मिलिशिया को दे देते, ठीक है, और इतनी मेमोरी टिकटॉक को दे देते, तो दोनों आपस में आराम से वर्क करते रहते। या मान लीजिए सीपीयू है, तो सीपीयू में इतना पार्ट टिकटॉक को दे देते और इतना पार्ट मिनी मिलिशिया को दे देते, ठीक है। तो ये है क्या, अगर ओएस आ जाता तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आसान हो जाती, सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल दी रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, किसको कितनी मेमोरी देनी है, सीपीयू को किसका कितना लोड यहाँ पर देखना है, सीपीयू कितना किसके लिए उपलब्ध रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें ओएस ही मैनेज करता है। इसका मतलब ये है कंप्यूटर के अंदर सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है, प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच द यूजर कैन एग्जीक्यूट हिज और हर प्रोग्राम्स इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है तो जो यूजर रहता है वो अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाता है कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर में। अब हम लोगों को ये समझना होगा कि बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बल्कि एंड कॉम्प्लेक्स ऐप रहेंगे हमारे, जो मैंने आप लोगों को भी बता के आया हूँ, क्योंकि दूसरा ऐप कर ही नहीं पाएगा, बहुत पूरा स्टोरी वही गिर ले रहा है, ठीक है, इसलिए ओएस की जरूरत पड़ी हम लोगों को, ठीक है। सेकंड क्या है, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, रिसोर्सेज को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम लोगों ने टिकटॉक चला दिया तो वो पूरे सीपीयू को वही यूज़ किए ले रहा है, दूसरी चीज़ हम लोगों को यूज़ करनी तो वो नहीं कर पाई है। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन में जो वर्ड्स आया है, इट मैनेजेस ऑल दी रिसोर्सेज, तो ये यही चीज़ करता है कि किस सॉफ्टवेयर को, किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी देनी है, उसको कितना सीपीयू देना है यूज़ करने के लिए, और किस टाइम पे देना है, किसको प्रियोरिटी देनी है, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिफाइन की जाती हैं। इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पर अगर ओएस नहीं होता तो मेमोरी का भी प्रोटेक्शन नहीं रहता है, कोई भी बंदा आ रहा है कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा बैठा, मतलब दूसरा टास्क जो है उसके लिए मेमोरी नहीं बची हुई है। तो ये सारी चीज़ें कैसे सही हुई, जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वर्क में आया। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एक यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र है ना, यहाँ पर यूज़र्स हैं, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा तो वो बताएगा कि यूज़र 1 को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है, कितनी सीपीयू की ज़रूरत है, भाई यूज़र 1 का काम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़र 2 का इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें अरेंज रहती है, सारे रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं, अपना ख़त्म करते हैं अभी। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों ने समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलग अलग वर्किंग के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स में होते हैं। यहाँ पर कई टाइप्स के यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, लेकिन आप यहाँ पर 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हैं, 4 या 5 होंगे, जो आप लोग अपने एकेटिव के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। यहाँ पर देखें, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद दी कंप्यूटर डायरेक्टली। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। इनके बीच में क्या रहता है, एक ऑपरेटर रहता है जो यहाँ पर वर्क्स को असाइन कराता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इनके बीच में एक क्या रहेगा, ऑपरेटर रहेगा, ठीक है। देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप्स देम इनटू बैचेस। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक ऑपरेटर रहेगा इनके बीच में, वो क्या करेगा, जिनका सेम टाइप का जॉब है उनको एक बैच में इकट्ठा कर देगा और फिर वहाँ पर चीज़ें आगे फ्लो करेंगी। जैसे कि हम लोग देखें, ये जॉब 1 है, सपोज दैट ये हमारे पास जॉब 2 है और ये जॉब 3 है। अब यहाँ पर जॉब 1 के जो भी होंगे उनको यहाँ पर इस बैच में डाल दिया है उसने, जॉब 2 का इस वाले बैच में डाल दिया, इसी तरह जॉब 3 का इस वाले बैच में डाल दिया है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। अब यहाँ पर कौन कौन सी जॉब सिमिलर है या नहीं है, वो सारी चीज़ें किसकी होती है, ऑपरेटर की होती है। वो उनको सॉर्ट करता है, मतलब पहले फाइंड करता है कौन कौन सी जॉब्स जो है सिमिलर हैं और फिर उनको एक बैच में रख देता है, फिर आगे चीज़ें प्रोसीड करती हैं, ठीक है, फिर सीपीयू के पास पहुंच जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे पास मल्टीपल जॉब्स होती हैं उनमें से जो सिमिलर जॉब्स होती है उनको बैचेस में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड कौन करता है, उनको ऑपरेटर करता है, ठीक है, और फिर जाके वो सीपीयू को मिलती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एडवांटेजेस क्या होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है हमारे पास, मल्टीपल यूजर कैन शेयर दी बैच सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है,
मल्टीपल यूजर्स जो है वो बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा है द आइडल टाइम फॉर द बैच सिस्टम इज वेरी लेस। आइडल टाइम का मतलब होता है खाली बैठने का टाइम क्या होता है, बहुत ही कम होता है किसमें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज दैट काफ़ी बड़ा वर्क है तो हम लोग इस बैच में डिवाइड करके उस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी कम समय में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी है कुछ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे फर्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें, द कंप्यूटर ऑपरेटर्स शुड बी वेल नोन विद द बैच सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटर्स होते हैं उनको बैच सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डिबग। लेकिन बैच सिस्टम को डिबग करने में, मतलब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई इसको सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में क्या रहता है, बहुत ही प्रॉब्लम आती है, इतना ईजी नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स समटाइम कॉस्टली, और ये कभी कभी बहुत महंगा भी पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, ये सारे क्या है इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फोर्थ नंबर क्या है, दी अदर जॉब्स विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ एनी जॉब फेल्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई जॉब एग्जीक्यूट हो रही है तो अगर वो फेल हो जाती है, ठीक है, अगर हमारे पास फेल हो जाती है तो जो अदर हमारी जॉब्स है उनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हम लोगों को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया होगा आप लोग को कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होती हैं, उनमें से हम लोग सिमिलर जॉब्स को बैचेस में डिवाइड करते हैं, जिनका काम एक जैसा है उनको बैचेस में डिवाइड करेंगे, फिर वो चीज़ सीपीयू के पास पहुंचेगी। इसी तरह हम लोग देखें नेक्स्ट वन जो होता है हमारे पास वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ा, प्रोग्राम का मतलब क्या, कोई भी एक वर्क, तो यहाँ पर क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी सिंपली इलस्ट्रेटेड एज मोर देन वन प्रोग्राम इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी मेन मेमोरी है वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इन द मेन मेमोरी, एंड वन ऑफ देम कैन बी केप्ट इन द एग्जीक्यूशन। और वहाँ में से क्या रहेगा, जैसे कि ये मेमोरी है, यहाँ पर कई सारे हमारे पास ये रहे, कई सारे हैं यहाँ पर, ठीक है, पार्ट्स। अब वहाँ पे क्या होगा, एंड एनी वन ऑफ देम कैन बी केप्ट इन एग्जीक्यूशन, और उन प्रोग्राम में से सिर्फ एक ही जो होगा, कोई एक होगा जो एग्जीक्यूशन में यूज किया जाएगा। दिस इज बेसिकली यूज फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 ये सब पड़े हुए हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, लेकिन इनमें से क्या होगा, एक ही हमारे पास निकल के आएगा जो यूज में आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास मेमोरी में रहते हैं, फिर हम लोग उनमें से कोई एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्स करने में टाइम नहीं लगेगा। सो मल्टी प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, और एक प्रोग्राम एक टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, देयर डिसएडवांटेज इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें डिसएडवांटेज हमारे पास कुछ इस तरीके से है, देयर इज नॉट एनी फैसिलिटी फॉर यूजर इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज विद द सिस्टम। यहाँ पर इंटरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता है, किसका किसका, सिस्टम रिसोर्सेज विद द सिस्टम, सिस्टम के रिसोर्स का सिस्टम के साथ कोई भी यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता है। सो हम लोग को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ आ गया होगा। अब हमारे पास इसी तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सो अगर हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सो अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मोर देन वन सीपीयू। देखिए जो हमारे पास बैच प्रोसेसिंग था वहाँ पर बैचेस बन रहे थे, मल्टी प्रोग्रामिंग में देखा हम लोगों ने कि मल्टीपल प्रोग्राम्स थे जो कि मेन मेमोरी में स्टोर थे। इसी तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टीपल सीपीयूज यूज होते हैं। ठीक है, वन सीपीयू इज यूज्ड, मोर देन वन सीपीयू इज यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर एक से ज़्यादा सीपीयू यूज किए जाते हैं। इट बेटर्स द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम का थ्रूपुट जो काफ़ी बेटर कर देता है, परफॉर्मेंस अच्छी कर देता है। जैसे अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे, ये रहा, जैसे हमारे पास ये है CPU 1 और ये है हमारे पास CPU 2, यहाँ पर IO प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेन मेमोरी से भी कनेक्टेड है और CPU 1 CPU से भी कनेक्टेड है। IO इनपुट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये रही, ये IO इनपुट्स है। तो क्या है, एक से ज़्यादा CPU यूज़ हो रहा है। मान लीजिए कोई एक काम चल रहा है लेकिन हमको दूसरा भी काम करना है, तो वो क्या है, दूसरा CPU हैंडल कर लेगा। तो मल्टीपल CPU के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कई सारे कामों को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रहेगा, यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और वेटिंग टाइम भी यहाँ पर कम हो जाएगा। सो ये था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल CPUs को हम लोग यूज़ करते हैं।
अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एग्जाम्पल होता है वो हमने देख लिया। अब एडवांटेज देखते हैं। इट इंक्रीज दी थ्रूपुट, जैसे हम लोग देख के आए हैं मल्टीपल सीपीयू यूज हो रहे हैं तो थ्रूपुट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। एज इट हैज सेवरल प्रोसेसर्स, सो इफ वन प्रोसेसर फेल्स, देखिए यहाँ पर एक चीज का इंपॉर्टेंस समझना होगा आप लोगों को कि जो इसके पहले वाले थे वहां पर क्या हो रहा था कि मल्टीपल प्रोसेसर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स है। तो मान लीजिए एक सीपीयू फेल होता है तो दूसरा वहां पर काम में आ जाएगा। ये चीज समझेंगे। मान लीजिए ये वाला, जैसे मान लीजिए एक सीपीयू ये है, एक सीपीयू ये है, ये हमारे पास सीपीयू है। मान लीजिए ये हमारे पास फेल हो जाता है, ये वाला फेल हो गया, तो एक कोई हमारे पास वर्क है, वो क्या है, इसको करना था लेकिन ये फेल हो गया, तो क्या करेगा, ये वाला सीपीयू इस पे आके वर्क कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी प्रोसेस चलती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, ड्यू टू मल्टीपल सीपीयू इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए जैसे कि आपका एक सिस्टम है, अगर आप उसमें एक सीपीयू यूज कर रहे हैं और उसकी जगह आप 4 सीपीयू यूज करें तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, कैरी करने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाएंगी। ड्यू टू मल्टीपल सीपीयू इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड समहाउ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में भी हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग लैपटॉप में अपने कंप्यूटर्स में आजकल सिस्टम से मल्टीटास्किंग करते हैं, एक साथ कई सारे टैब्स ओपन करते हैं, विंडोज ओपन करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मल्टीटास्किंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अब हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से मल्टीटास्किंग का प्रोसेस होता है। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर ये रहा हमारा सीपीयू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा सीपीयू है। अब सीपीयू के बीच में यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, अब एक टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्राउजर को भी खोल रखे हैं, एक्सेल को भी खोल रखे हैं और वीएलसी को भी खोल रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक टाइम पे कई सारे टास्क कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक टाइम पे आप लोग कोई भी ब्राउजर पे आप कोई भी चीज देख रहे हैं और एक टाइम पे आप लोग एक्सेल पे कुछ वर्क कर रहे हैं। सपोज दैट आप कोई भी चीज ब्राउजर से देख के अपने एक्सेल शीट पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास वो कहलाएगी मल्टीटास्किंग। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से हमारे जो सारे रिसोर्सेस उनको कैसे यूज करके हम लोगों को एक मल्टीटास्किंग फंक्शनैलिटी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे वो एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, इट कम्स विथ प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जब ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था हमारे पास, कि जो सीपीयू होता है और जो मेमोरी होती है, कोई भी टास्क अगर परफॉर्म हो रहा है हमारे पास, सपोज दैट ये हमारे पास एक मेमोरी है। ठीक है, ये एक मेमोरी है, एक हमारे पास जॉब है, मान लीजिए एक टास्क है, ये एक टास्क ये है और एक टास्क हमारे पास ये है। अब मेमोरी क्या करेगी, इतना पार्ट मेमोरी का ये टास्क यूज कर रहा है, इतना ये कर रहा है, तो यहाँ पर इसको कौन मैनेज कर रहा है, मेमोरी को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो मैनेज करेगा। सो इस तरीके से जो इसमें डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ जो देखता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है कि किसको कितना मेमोरी मिलना है, किसका कितना सीपीयू कितना यूज लेगा, कौन सी चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से इट कम्स विद प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट। तो मल्टीटास्किंग में यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहली बात करेंगे, दी सिस्टम गेट्स हीटेड इन केस ऑफ हैवी प्रोग्राम्स मल्टीपल टाइम्स। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे पास कोई भी ऐसा अगर सिस्टम आ रहा है या कंप्यूटर आ रहा है जो कि यहाँ पर उसके मेमोरी कम है या उसका प्रोसेसर जो है बहुत ही लो है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो सिस्टम हमारा हैंग करने लग जाता है। तो वो किस वजह से हैंग करने लग जाता है कि वहाँ पर मेमोरी उसकी कम है, सीपीयू का उसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कम है, तो वो क्या करेगा, हीट कर जाएगा। ठीक है, तो यही इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि जो मल्टीटास्किंग होती है वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे मशीन के प्रोसेसर्स में ही कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना स्टोरेज क्लासेस। अब देखिए स्टोरेज क्लासेस को मैं आप लोगों को लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक हमारा कोडिंग का है, इससे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, ये कोडिंग से रिलेटेड है। अब स्टोरेज क्लासेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी एक वेरिएबल था जो हम लोग वहाँ पे बना रहे थे, सपोज दैट इंट ए करके हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे थे, इंट ए इक्वल टू 2, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा डेटा टाइप था। ठीक है, ये हमारा क्या था, डेटा टाइप था। सपोज दैट ये हमारा क्या था, डेटा टाइप था, और जो हमारा ए था ये क्या था, वेरिएबल का नेम था। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टोरेज क्लासेस में यही चीज़ हम लोग को देखनी है
कि जो वेरिएबल होता है वो किस तरीके से मेमोरी को ले रहा है, उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, वो स्टोरेज क्लासेस के थ्रू पता चलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, स्टोरेज क्लासेस इन सी आर यूज टू डिटरमाइन दी लाइफ टाइम विजिबिलिटी मेमोरी लोकेशन। मतलब कोई भी एक वेरिएबल है, उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, उसकी विजिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, उसको मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, कितनी मिलेगी, एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को इनिशिएट करके छोड़ दिया, जैसे कि इंट बी करके छोड़ दिया, ठीक है, इंट बी करके छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या जाएगी, वो चीज़ हम लोगों को पता चलेगी स्टोरेज क्लासेस के थ्रू। तो स्टोरेज क्लास हम लोग अगर कहें तो वेरिएबल की क्या क्या बताते हैं, विजिबिलिटी, उसकी मेमोरी लोकेशन और इनिशियल वैल्यू, इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है, हमारे पास स्टोरेज क्लासेस बताती हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। एवरी वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग हैज टू प्रॉपर्टीज, एक होता है टाइप और एक होता है स्टोरेज क्लास। तो डेटा टाइप हम लोगों ने देख लिया था, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब क्या थे हमारे पास, डेटा टाइप्स थे। स्टोरेज क्लासेस हम लोग अब देख रहे हैं। सो अगर हम लोग बात करें स्टोरेज क्लासेस डिटरमाइन दी स्कोप, स्कोप क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पेज ऐड करता हूँ, आप लोगों को स्कोप के बारे में बताता हूँ। दो टाइप के स्कोप होते हैं हमारे पास, एक ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है, और एक लोकल स्कोप होता है। सो अगर हम लोग देखें यहाँ पर लोकल और ग्लोबल के बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ग्लोबल स्कोप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल स्कोप देखेंगे और यहाँ पर लोकल स्कोप देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा ग्लोबल स्कोप, तो ग्लोबल का मतलब क्या होता है, हर जगह जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो बेसिक मतलब है वो क्या है, ग्लोबल का मतलब ये होता है कि उसको, जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमने कोई एक अपना इंटीजर बनाया, इंट ए इक्वल टू 2, ठीक है, तो ग्लोबल में क्या होगा, अगर मान लीजिए ब्लॉक ऑफ कोड है, हमारे पास एक ब्लॉक दिया गया है, तो हम इस इंटीजर को एक ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबली हमारे पास कोई भी वेरिएबल अगर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लोकल स्कोप है किसी भी चीज का, सपोज दैट अगर हम लोग कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं, करली ब्रेसेस, अब ब्लॉक्स सी लैंग्वेज में किस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज रहेगी उसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, एक कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इसको अगर हम लोग लोकल स्कोप में यहाँ पर देखना चाहेंगे तो क्या है, एक हम दो करली ब्रेसेस बनाए, इसके अंदर सपोज दैट हमने इसको डिक्लेयर किया इंट बी इक्वल टू 2, तो अब हम इस वाले वेरिएबल को, जो ये वेरिएबल है, इसको हम लोग इस ब्लॉक के बाहर क्या नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये रहा हमारे पास ये, तो इस चीज को हम लोग इस ब्लॉक के आगे, मतलब यहां पर वी कैन नॉट यूज आउटसाइड दी, वी कैन नॉट यूज आउटसाइड दी ब्लॉक, वी कैन नॉट यूज आउटसाइड दी ब्लॉक, वी कैन नॉट यूज आउटसाइड दी ब्लॉक। बट यहां पर क्या है, ये हमारे पास ग्लोबली है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड में तो कर ही सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। और ये था हमारे पास लोकल स्कोप्ड वेरिएबल। तो ये चीज समझ आ गई। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या था यहाँ पर, कि जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं वो बताती हैं क्या क्या चीजें हमारे पास, कि एक वेरिएबल का स्कोप। ठीक है, अब स्कोप में क्या चीजें आती है हमारे पास, जो आई वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर क्या रहेगा, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर, ये हमारे पास चार टाइप्स के क्या थे, स्कोप थे। सॉरी, ये हमारे पास क्या थे, टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस थे। स्कोप तो दो आपको बता दिए। सो ये हमारी क्या है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लास। ठीक है, ये है। अब ये हमारी क्या है, सारी स्टोरेज क्लासेस हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर। अब हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की, सो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास जो होती है, तो इसमें जो हमारा वेरिएबल रहता है वो कहाँ स्टोर होता है, जाके हमारा मेमोरी में स्टोर होता है। अब इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, हमारे पास गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, अब गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या होता है वो चीज़ बता दूं। गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी एक पहले से ही वो डिक्लेयर करके दे देता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कोई भी इस तरीके से ऑटो इंट आई करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें हम लोगों ने प्रिंट कराया, उसको हम लोग कोई वैल्यू नहीं दी है, तो वो हम लोगों को आउटपुट में क्या दे रहा है, एक गार्बेज वैल्यू दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। अब इसके स्कोप की बात करें हम लोग, तो ये क्या होता है, लोकली स्कोप्ड होता है, मतलब इसको एक ब्लॉक ऑफ कोड में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है हमारे पास, लोकली स्कोप्ड रहता है। अगर हम लोग बात करें इसकी लाइफ टाइम, ठीक है, तो लाइफ टाइम क्या है इसका, टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड, मतलब जब तक हम लोगों के पास उस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल रहेगा तब तक हम इसको क्या कर सकते हैं,
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, उस ब्लॉक के अंदर तक रहता है। तो हम लोगों को ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास समझ आ गई होगी कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस में क्या क्या होता है, इसका स्टोरेज क्या होता है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, हमारे पास स्कोप क्या होता है और इसकी लाइफ टाइम क्या होती है। देखिए, जो हमारे पास स्कोप है और लाइफ टाइम है वो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। स्कोप का सिर्फ मतलब ये होता है कि हम उसको कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लाइफ टाइम क्या बताती है, अगर हमारे पास उस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल है तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब सेकंड वन आता है इसी तरीके से हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस। अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस में हम लोग देखें, अगर स्टोरेज हमारे पास सेम मेमोरी ही रहेगी। ठीक है, अब डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, एक्सटर्नल में क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू होती है हमारे पास, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है। पिछले वाले में क्या था, हमारे पास गार्बेज वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर 0। अब यहाँ पर स्कोप चेंज हो जाता है एक्सटर्नल वाले में, क्या हमारा जो स्कोप है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर स्कोप क्या हो जाता है हमारा, ग्लोबल, मीन्स कहीं भी बनाएं, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर बनाएं, फंक्शन के बाहर बनाएं, अंदर बनाएं, हम लोग इसको हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं। लाइफ टाइम की बात करें, टिल दी मेन प्रोग्राम एंड्स, मतलब वहाँ पे क्या था, वो ब्लॉक ऑफ कोड था, या हम लोग कह सकते थे एक ब्लॉक था, वहाँ तक कंट्रोल था हमारे पास, लेकिन इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, जब तक वो कोड है। टिल दी मेन प्रोग्राम एंड्स वन कैन डिक्लेयर इट एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, कहीं पे भी प्रोग्राम के बीच में वो डिक्लेयर कर सकते हैं उसको। अगर एग्जाम्पल देखें, एस टेक्निकल स्टूडियो, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। मेन ये है, इंट मेन करके हम लोगों ने एक एक्सटर्न यहाँ पर यूज़ करते हैं इस क्लास को बनाने के लिए। इंट ए बनाया तो सबसे पहले तो ये आउटपुट हम लोगों को मिला क्या है, 0। ठीक है, इनिशियल वैल्यू है ये हमारी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया होगा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या है। देखिए, नोट्स बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स को डिस्क्रिप्शन में जाके PDF का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद स्टैटिक स्टोरेज क्लास देखते हैं। देखिए, स्टैटिक के नाम से ही पता चल रहा है जैसे हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, स्टोरेज की बात करेंगे तो सेम है, मेमोरी में स्टोर होता है। इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 रहती है। स्कोप क्या है, लोकल रहता है। और लाइफ टाइम क्या रहती है, टिल दी एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आ रही है कि जब तक मेन प्रोग्राम हमारा एंड नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटेन वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। ठीक है, कहीं भी हम फंक्शन कॉल कर, देखिए फंक्शन का काम क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन आया तो थोड़ा सा बता दूं। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस में क्या चीजें होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, वाइड स्टैटिक कैर, यहाँ पर स्टैटिक का यूज करते हैं हम लोग, और प्रिंट करेंगे तो हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये था स्टैटिक। इसके बाद आता है हमारे पास रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर में भी क्या होता है, ये भी मेमोरी में स्टोर करता है हमारे पास, और ये हमको क्या देता है, गार्बेज वैल्यू देता है। ठीक है, सो गार्बेज नहीं, यहाँ पे 0 लिखा है, 0। स्कोप इसका भी क्या है, हमारे पास लोकल रहता है। लाइफ टाइम इसकी क्या है, विद इन अ फंक्शन, एक ब्लॉक में ही ये काम करेगा। ठीक है, इसी के अंदर ये क्या करेगा, हमारे पास काम करेगा। लाइफ टाइम ये है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम लोगों ने सारी स्टोरेज क्लासेस देख ली अपनी, चारों की चारों। कौन कौन सी थी, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर। सो यहाँ पर हम लोग स्टोरेज क्लासेस को भी देख लिए हैं। सो हमारा आज का वन शॉट खत्म हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट वन शॉट में बात करेंगे अपने कई सारे कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम्स भी देखने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इफ एल्स कंडीशंस किस तरीके से डील करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और वहाँ पर कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। हम लोग प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की भी बात करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को अगले वीक में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।